आप मार्केट को टाइम नहीं कर सकते। हेज फंड्स में काम करने वाले लाखों फाइनेंशियल प्रोफेशनल्स इसे हर साल ट्राई करते हैं और बजाय उनके फैंसी मार्केट मैनिपुलेशन टैक्टिक्स, एल्गोरिदम्स और इनसाइडर इन्फॉर्मेशन के बावजूद भी हेज फंड्स इतना नहीं कर सकते। इनफैक्ट S&P 500 में इन्वेस्ट करने पर लगभग 4 गुना से ज़्यादा रिटर्न्स आते पिछले दशक में। हालांकि कई इन्वेस्टर सफल हो चुके हैं मार्केट को बीट करने में, मगर उनकी सक्सेस फास्ट ग्रोइंग कंपनीज को चुनने और दशकों तक होल्ड ऑन करने से आई है। दूसरे शब्दों में, उन्होंने मार्केट को टाइमिंग से बीट नहीं किया, उन्होंने अपनी इन्वेस्टमेंट को टाइम देकर उसे बीट किया है। यहाँ पर एक इन्वेस्टर जिनका नाम है जिम साइमंस, उन्होंने ना सिर्फ मार्केट को 1 या 2 बार टाइम किया है, मगर पिछले 40 सालों से करते आ रहे हैं। इनफैक्ट 1988 से जिम साइमन के हेज फंड रेनिसेंस टेक्नोलॉजीज ने 66% का एवरेज एनुअल रिटर्न पाया है। और इसे पर्सपेक्टिव में लाने के लिए, अगर आपने 1988 में सिर्फ $100 इन्वेस्ट किए होते रेनिसेंस टेक्नोलॉजीज में, तो वो आज बढ़कर $1.8 बिलियन हो जाते। अब ऑफ कोर्स इसमें फीस या टैक्सेस इंक्लूडेड नहीं है, तो हालांकि आपको पूरा अमाउंट तो नहीं मिलेगा, मगर आप बहुत ज़्यादा अमीर हो जाओगे सिर्फ $100 से। तो जान लेते हैं किस तरह साइमंस ने मार्केट को ब्रेक कर दिया और हेज फंड मैनेजर्स को शर्मिंदा कर दिया। अगर थोड़ा पीछे जाए तो जिम साइमंस का जन्म 25 अप्रैल 1938 को न्यूटन मैसाचुसेट्स में हुआ था। उनके पिता की लोकल शू फैक्ट्री थी और वो काफ़ी ज़्यादा इन्वॉल्व थे बिजनेस में। तो ये थोड़ा अजीब सा लगता है कि क्यों वो एकेडेमिया परस्यू करना चाहते थे बिजनेस को छोड़ के। बहुत सारे लोग डाउट करते थे कि जिम एक्चुअली एकेडेमिया को कर भी पाएंगे या नहीं, क्योंकि उनकी इंटेलिजेंस पर डाउट नहीं करते थे वो, मगर उनकी मेमोरी पर डाउट करते थे। फॉर एग्जाम्पल 14 साल की उम्र में जिम को समर जॉब मिली थी स्टॉक रूम में काम करने के लिए ग्रोसरी सप्लाई स्टोर में, मगर उन्हें झाड़ू लगाने का काम दे दिया गया क्योंकि वो नंबर्स और टास्क भूलने लगे स्टॉक रूम के। इससे ये पता चलता है क्यों लोगों ने जिम के मैथ के फ्यूचर को डाउट किया था, मगर जिम ने अपने ऊपर शक करने वालों को हावी नहीं होने दिया। जिम कॉन्फिडेंट थे कि वो मैथमेटिशियन बनने वाले हैं, और इसी वजह से जो लोग उन पर शक कर रहे थे वो भी उन पर यकीन करने लगे जब उन्हें MIT में स्पॉट मिला 1955 में। जिम ने बैचलर विद मैथमेटिक्स की डिग्री लेके 1958 में ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया और वो यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया बर्कली में चले गए अपनी PhD को करने के लिए। जिम ने अपनी PhD भी कुछ सालों बाद 1961 में कर ली और एक मैथ प्रोफेसर बन गए जिन्होंने हार्वर्ड और MIT दोनों में पढ़ा है। उस समय वो सिर्फ 23 साल के थे और जिम कभी भी 80 साल तक पढ़ाने वाले प्रोफेसर नहीं बने जो कि 60 साल तक पढ़ाते हैं, क्योंकि जिम ने एकेडमिया को पहले ही छोड़ दिया था। जिम ने हार्वर्ड और MIT में 4 सालों तक पढ़ा है। उसके बाद वो मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट के चेयरमैन बने स्टोरी बुक यूनिवर्सिटी में 1968 में। शुरुआत में तो जिम ने अपना समय रिसर्च करने में बिताया ज्योमेट्रिक मेजरमेंट्स को और किस तरह से वो क्वांटम फील्ड थ्योरी और कंडेंस मैटर फिजिक्स में अप्लाई किए जा सकते हैं, मगर बाय द अर्ली 1970s जिम ने रिसर्च करनी शुरू कर दी फाइनेंशियल मार्केट्स में। हालांकि जिम ने अपनी पूरी लाइफ मैथमेटिक्स परस्यू करते हुए बिताई थी। ऐसा लग रहा था कि जिम की अर्ज थी एक बिजनेस स्टार्ट करने की, क्योंकि शायद उनके पिता का भी बिजनेस था। जिम को ये लगता था कि जो फाइनेंशियल मार्केट है वो कम या ज्यादा मैग्नीफाइड रिप्रेजेंटेशन है ह्यूमन साइकोलॉजी की, और मार्केट्स आसानी से मॉडल किए जा सकते हैं मैथमेटिक्स के इस्तेमाल से। तो जिम ने एक टीम असेंबल करी मोस्ट रिस्पेक्टेड मैथमेटिशियंस, डाटा मॉडलिंग एक्सपर्ट्स, साइंटिस्ट और इंजीनियर्स की, ताकि वो मार्केट मूवमेंट्स को एनालाइज करके मॉडल करने की कोशिश करें मैथ्स के द्वारा। ये काफ़ी ऑड अप्रोच थी जो फाइनेंशियल मार्केट्स थे और ज़्यादातर वॉल स्ट्रीट के फंड्स जो है वो इनसाइड इन्फॉर्मेशन, क्लेवर मैनिपुलेशन स्ट्रेटजीज और रॉ विल पावर का इस्तेमाल करते थे अपने कॉम्पिटिटर्स से आगे रहने के लिए। मगर जिम किताबों का इस्तेमाल स्मार्टली कर रहे थे। जिम और उनकी टीम ने रिसर्च कंटिन्यू करी मार्केट में कुछ सालों तक। इसके बाद उन्होंने हेज फंड खोला मोनीमेट्रिक्स नाम का 1978 में। उन्होंने उसका नाम बदल के बाद में रेनेसेंस टेक्नोलॉजीज रख दिया था 1982 में। उन्होंने कई सारे अपने फॉर्मर कोलीग्स को हायर किया और रिसर्च असिस्टेंट को हायर किया स्टोनी ब्रुक से और फुल टाइम एम्प्लॉयज़ की तरह, मगर ये सारा इतने सही नहीं था। बजाय कि उन्होंने रिसर्च करी थी फाइनेंशियल मार्केट्स की पूरे डेकेड से और मोस्ट बिलियन माइंड्स में काम किया था पूरी दुनिया के, जो मैथमेटिकल मॉडल्स थे उसमें फिर भी डाउट्स थे। जिम ने अपनी स्ट्रेटजी को रिफाइन करने में अगले दशक तक काम किया और जो पहली स्ट्रेटजी थी जो जिम ने इम्प्लीमेंट करी वो थी मशीन लर्निंग की। आज भी मशीन लर्निंग जो है वो अपनी शुरुआती स्टेज में ही, और मशीन लर्निंग कोई भी चीज़ नहीं थी 1980s में, मगर जो जिम कर रहे थे वो बेसिकली मशीन लर्निंग थी। जिम को यकीन था कि फ्यूचर जो फाइनेंस का वो टेक्नोलॉजी के साथ होने वाला है, इसमें कंप्यूटर बेस्ड डिसीजन मेकिंग होने वाली है और फाइनेंशियल मार्केट में काफ़ी ज़रूरी हो गया है। तो जिम की टीम ने हिस्टोरिकल मार्केट डेटा को कंपाइल करके कंप्यूटर्स को दिया एनालाइज करने के लिए, और जो कंप्यूटर्स है वो बहुत सारे एल्गोरिथम्स के साथ है, बहुत सारे फैक्टर्स को लेके, जैसे मॉनेटरी पॉलिसी, मार्केट सेंटिमेंट और हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस। और जब टीम ने कंप्यूटर्स को और ज़्यादा डेटा दिया तो ट्रेडिंग एल्गोरिथम्स जो है वो काफ़ी ज़्यादा मजबूत होने लगी। ये फास्ट प्रोसेस नहीं थी किसी भी तरह से, क्योंकि टीम के पास पेटाबाइट्स ऑफ डेटा थी कंप्यूटर्स को एनालाइज करने के लिए देने के लिए, और वो 1980s की टेक्नोलॉजी के साथ भी जूझ रहे थे। मगर इवेंचुअली जिम को कॉन्फिडेंस आया और कंपनी के फ्लैगशिप फंड जिसका नाम था मेडेलिन को लॉन्च करने का 1988 में, और यही हमको जिम की दूसरी स्ट्रेटजी पे लेके आता है सक्सेस की, जो है एक्सट्रीम फोकस।
जिम ने पूरे मार्केट को एक साथ सॉल्व करने का नहीं सोचा, इंस्टेड उन्होंने फोकस किया निश पोर्शंस ऑफ द मार्केट में, जैसे कमोडिटीज। हालांकि सारी मार्केट ट्रेड करती है सप्लाई और डिमांड के खेल पे और ह्यूमन साइकोलॉजी पे, जो फैक्टर्स है ये इन्फ्लुएंस हर मार्केट को अलग अलग तरीके से करते हैं। इन्फ्लेशन का एग्जांपल ले लेते हैं। ज़्यादा इन्फ्लेशन जो होती है वो कमोडिटीज एक्सप्लोड करती है प्राइस में, क्योंकि कमोडिटी का वर्थ सेम होती है मगर जो करेंसी है उसकी वर्थ कम हो जाती है। तो ये प्रोबेबली काफ़ी अच्छा आइडिया होगा कि इन्वेस्ट करें कमोडिटीज़ में पीरियड्स ऑफ हाई इन्फ्लेशन के दौरान। और अगर आप इस सेम स्ट्रेटजी को स्टॉक मार्केट में अप्लाई करते हो तो आपको अच्छा समय देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि पहली झलक में तो आपको ऐसा लगेगा कि कमोडिटीज़ की तरह कंपनीज भी सेम वैल्यू वर्थ करती है, जो कि करेंसी अगर वैल्यू लूज़ कर रही है तो स्टॉक जो है वो प्राइस में ऊपर जानी चाहिए, मगर एक्चुअली और भी ज़्यादा चीज़ आती है इसमें। यहाँ पे एक चीज़ है, जो स्टॉक मार्केट है वो फॉरवर्ड लुकिंग इंस्ट्रूमेंट है जो कि कंपनीज को वैल्यू करता है उनकी फ्यूचर रेवेन्यू और फ्यूचर प्रॉफिटेबिलिटी को देखते हुए। और जब डॉलर 5% अपनी वैल्यू हर साल खो रहा है, जो फ्यूचर प्रॉफिटेबिलिटी है कंपनी की वो कहीं ज़्यादा कम हो जाती है। अब अज्यूम कर लेते हैं एवरेज स्टॉक प्राइसेस 10 सालों की वो प्रॉफिटेबिलिटी का वर्थ है, तो 5% के एनुअल इन्फ्लेशन के साथ जो हर डॉलर का प्रॉफिट है कंपनी जनरेट करेगी आने वाले 10 सालों में, वो 40% कम वर्थ होगा जिसकी इतनी वर्थ आज है। लो ग्रोथ और स्टेपल कंपनीज ऑफ्टन कीप अप कर पाती है इन्फ्लेशन के साथ, क्योंकि उनके प्रोडक्ट सस्ते होते हैं और नेसेसिटीज़ होती है। फॉर एग्जांपल आपकी इलेक्ट्रिसिटी रेज अगर 10 सेंट्स पर किलोवाट आवर से 10.5 सेंट्स पर किलोवाट आवर हो जाएगी तो आपका इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन कम नहीं होगा। मगर अगर आईफोन की प्राइस $50 बढ़े हर साल और टेस्ला की प्राइस $2000 बढ़े हर साल तो अफेक्ट करेगा आपके बाइंग डिसीजंस को सब्सटेंशियली। तो अगर जो स्टॉक मार्केट है उसमें अलग अलग स्टॉक अलग अलग रिएक्ट करते हैं सेम एक्सटर्नल फैक्टर से भी, और इसी वजह से बहुत ज़रूरी हो जाता है ओवरआर्किंग जनरेशंस नहीं बनानी चाहिए ट्रेडिंग के दौरान, बजाय इसके फोकस करना चाहिए कुछ निशेस को मास्टर करने में, जैसे जिम साइमंस करते हैं। और जैसे जिम की टीम एक्सपर्ट बनी निश पोर्शंस ऑफ द मार्केट में, वो उन्होंने काफ़ी कमाल के रिटर्न्स लाना शुरू कर दिया 1990s में, जो कि मेडेलियन फंड को बहुत सारी अटेंशन लेके आया। मगर जैसा कि आपने नोटिस किया होगा जनरल पब्लिक को ज़्यादा नहीं पता जिम साइमंस के बारे में या फिर मेडेलियन के बारे में आज। और ये इसलिए नहीं है कि मेडेलियन फंड जो है डिक्लाइन पे या फिर ऐसी कोई भी चीज़, इनफैक्ट वो पहले से कई कमाल का काम कर रहा है। जस्ट लास्ट ईयर जो मेडेलियन फंड है उसने 76% का रिटर्न गेन किया है। मगर अगर ऐसा है तो जिम साइमंस को हर कोई क्यों नहीं जानता वॉरेन बफेट की तरह? ये चीज़ एक्सप्लेन की जा सकती है जिम के तीसरी की स्ट्रेटेजी पे, जो कि था फंड को प्राइवेट लेके जाना। जिम ने अपने फंड को ओपन रखा था पब्लिक के लिए शुरुआत में, क्योंकि उन्हें एक्सटर्नल इन्वेस्टमेंट की जरूरत थी सर्वाइव करने के लिए। और जो फंड मैनेजर्स होते हैं उन्हें परसेंटेज मिलती है टोटल फंड्स की जो उन्हें मैनेज करते हैं। तो अगर आपके पास 66% एनुअल रिटर्न भी आ रहा है तो आप बहुत ज़्यादा पैसा नहीं कमा पाओगे अगर आप सिर्फ $1 मिलियन को मैनेज कर रहे हो। तो आपको हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस या फिर बिलियंस मैनेज करने पड़ेंगे एक्चुअली सस्टेनेबल ऑपरेशन चलाने के लिए डजन्स ऑफ एम्प्लॉयज़ के साथ। सो जिम जो थे फोर्स थे कि वो फंड को पब्लिक लेके जाए। हाउएवर जिम ने फंड को प्राइवेट लेके गए जैसे ही वो अफोर्ड कर सकते थे, और 1993 में जिम ने सारे मेडेलियन फंड को आउटसाइड इन्वेस्टर्स के लिए बंद कर दिया और उन्होंने स्टेक्स खरीदने शुरू कर दिए आउटसाइडर्स के, जो कि पहले से इन्वेस्टेड थे। इसमें थोड़ा समय लगा सारे आउटसाइडर्स से खरीदने के लिए, मगर इवेंचुअली 2005 में जिम जो है वो फंड कंप्लीटली प्राइवेट ले जा चुके थे। और वही लोग जो एक्सेस कर पाते रहते फंड का वो थे जिम और उनके सारे एम्प्लॉयज जो कि रेनेसेंस टेक्नोलॉजीज में काम करते थे। और ये जो है वो बहुत सारे एडवांटेजेस के साथ है। शुरुआत करते हैं रिड्यूस्ड प्रेशर से। हर कोई जो कि मेडेलियन फंड में इन्वेस्टेड है लॉन्ग टर्म के लिए, और जिम को उन्हें कन्विंस करने की ज़रूरत नहीं है कि क्वार्टरली बेसिस में स्टे करें। ऑफन टाइम्स जो ट्रेडिशनल हेड फंड्स हैं वो फोर्स किए जाते हैं एग्जिट करने में वेल परफॉर्मिंग पोजीशन को हर क्वार्टर, ताकि वो अपने क्लाइंट्स को ये बता सके कि उन्होंने एक्स अमाउंट ऑफ प्रॉफिट को लॉक किया है। सिमिलरली वो अवॉइड कर सकते हैं एग्जिट करने में बैड पोजीशन में और उसे अगले क्वार्टर में डाल सकते हैं, ताकि अभी के क्वार्टर के रियलाइज प्रॉफिट को इन्फ्लेट करके दिखा सकें। इन कॉन्ट्रास्ट जिम को आज़ादी मिल जाती है पोजीशंस में रहने के लिए जितना ज़्यादा है जितना कम वो चाहें, क्योंकि उन्हें वेन क्वार्टरली मैट्रिक्स को पूरा नहीं करना पड़ता। असाइड फ्रॉम इंक्रीज फ्रीडम जो मेडेलियन फंड बेनिफिट करता है इंक्रीज मोटिवेशन से भी, क्योंकि हेज फंड मैनेजर जनरली बहुत सारा पैसा कमाते हैं और बहुत सारे पर्क्स भी मिलते हैं उन्हें स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस के लिए। मगर दिन के आखिर में वो इन्वेस्टर्स ही हैं जिन्हें काफ़ी सारा पैसा मिलता है जितना उन्हें चाहिए, और ज़्यादातर लोग जो काम करते हैं हेज फंड्स में वो ज़्यादातर अपने एफर्ट्स को किसी और को अमीर बनाने के लिए खर्च करते हैं। और मेडेलियन फंड्स में हालांकि इन्वेस्टर्स और फंड एम्प्लॉयज़ सेम लोग होते हैं, तो नियरली जो सारे रिटर्न्स जनरेट करते हैं वो खुद के लिए होते हैं उनके लिए। और मेरे हिसाब से बहुत ज़्यादा मोटिवेटिंग होता है ये, बजाय कि एक बड़े बैंक को और अमीर बनाया जाए। और ये सारी स्ट्रेटजीज कंबाइन करके मेडेलियन है क्रश कर पाता है मार्केट के रिटर्न्स को। जब से मेडेलियन फंड की शुरुआत हुई है उनका सिर्फ एक ही नेगेटिव ईयर रहा है, वो भी उनका सेकंड ईयर ऑफ ऑपरेशन था 1989 में। और उनके बेस्ट ईयर जो है एक्चुअली बिगेस्ट मार्केट डाउनटर्न्स में ही आए हैं, जो कि .com क्रैश और 2008 के फाइनेंशियल क्राइसिस को इंक्लूडेड करता है। मेडेलियन ने 98.5% का रिटर्न बनाया था उस साल में जब .com बबल बर्स्ट हुआ था, और 82% का रिटर्न बनाया था 2008 में फीस के बाद। और ये सारे आउटलायर ईयर्स जो है वो एक्चुअली उन्होंने मेडेलियन को नेगेटिव कोरिलेशन दिया है मार्केट में -0.41 का। तो क्लियरली यहाँ पे ऐसी चीज़ तो है जो इनके बारे में कही जा सकती जो कि लोग विरोध कर रहे थे।
एनीवेज जिम ने स्टेप अप कर लिया अपने डे टू डे रोल का रेनेसेंस टेक्नोलॉजीज़ में 2010 में, और वो नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन बन गए और वही तब से वो कर रहे हैं। और जिम की कहानी सुन के क्या आपको लगता है कि आपको मार्केट को टाइम करने को ट्राई देना चाहिए या फिर लॉन्ग गेम खेलना चाहिए? कमेंट करके ज़रूर बताएं। साथ साथ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा अगर आप भी टाइमिंग में थोड़ी दिक्कत करते हो मेरी तरह, और साथ साथ हमारे डिस्कॉर्ड कम्युनिटी को ज्वाइन कीजिएगा फ्यूचर वीडियो आइडिया सजेस्ट करने के लिए, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा बाकी क्वेश्चंस लॉजिकली आंसर देखने के लिए। मैं था चिरंजीव, मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में।